नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और ये स्थान वर्जीनिया बीच है और मेरे साथ जतिन जोशी जी हैं। देखिए, जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या रूपांतरण आते हैं। एक अभिनेता जब दुकान लगाता है अपनी गुजरात से वर्जीनिया बीच में एक नई पहचान बनाता है, तो भी उनके अंदर का जो एक अभिनय का एक समझिए लगाव है वो जाता नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जतिन जी के साथ यहाँ खड़ा हुआ हूँ। हम लोग बिल्कुल समुद्र के किनारे पर खड़े हैं, तो आपकी यादों के किनारे को लेते हुए वहाँ चलते हैं। जतिन जी, जब आपने एक्टिंग करना शुरू किया था? मैंने सबसे पहले 79-80 में ड्रामा शुरू किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। आई वॉज मे बी 11 years old at that time, and I'm working in a one Sanskrit नाटक name was शाकुंतल, और जसवंत ठाकर मेरे गुरु थे। उसके बाद में पीज केंद्र शुरू हुआ था इसरो में, जो सबसे पहले गुजरात में था और पूरे एशिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। वो टीवी सीरियल निमेश देसाई करके बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर थे हमारे, उन्होंने प्रोड्यूस किया था। शादी समझ करके एक सीरियल था सबसे पहला। शादी समझ? या शादी समझ गुजराती में था? यस, गुजराती में। और वो शादी समझ की सबसे पहली सीरियल में आई वॉज प्ले द लीड रोल एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। अच्छा, ये वो इनका जो सीरियल था उसके नाम से एक सवाल आपके लिए आता है। शादी समझदार लोग करते हैं या शादी करके लोग समझदार हो जाते हैं? जो समझदार लोग होते हैं वो शादी नहीं करते। अच्छा, देखिए, ये शादीशुदा जतिन जोशी कह गए हैं कि जो समझदार लोग होते हैं वो शादी नहीं करते। पर वो मजाकिया सीरियल था, आप इसको मजाक में लीजिए, गंभीरता से मत लीजिएगा। तो उस सीरियल की क्या यादें हैं आपको, किस तरह, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत स्टेज भी किया था और मीडियम अलग था, क्या सीखा आपने उस डायरेक्टर से? उस डायरेक्टर के साथ मैंने 7 साल काम किया। बहुत सारे ड्रामा किए, जैसे कि बकरी उस जमाने में बहुत पॉपुलर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। यस यस यस, वो रूपांतरित किया था हमारे गुजरात के जाने माने पहचाने राइटर चीनू मोदी साहब ने। और तो संयोग देखिए कि हम दोनों खड़े हैं यहाँ पे जगह वर्जीनिया बीच, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और मैंने भी कुछ नाटकों में अभिनय किया। उसमें से एक नाटक जो मैंने कॉलेज में किया था वो बकरी था, उसमें योग का रोल मैंने किया था। ओह वाह, कोइंसिडेंस। यस यस यस, तो पूरा सैटायर था पॉलिटिकल, तो उसमें मैं बकरी बनता था। अच्छा, क्योंकि सबसे छोटा मैं था। बकरी थी। यस, गांधी की बकरी। गांधी जी की बकरी है। यस 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 यस। और दुलारी बाई, हाँ, ढोलीडो, रणने तरस गुलाबनू, स्वप्नभंग, बहुत सारे प्ले किए। मनसुखलाल मजेठिया, सुमनलाल टी दवे, बहुत सारे इतने शो किए कि हमें पता नहीं चलता था कि हम शो कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। उतने प्ले, एवरी वीकेंड प्ले। ये जतिन जी जो है, इन्होंने जिन जिन नाटकों के नाम लिए हैं वो बहुचर्चित नाटक रहे हैं। दुलारी बाई जो है वो उस समय में ऐसा था कि सभी ने खेला होता था और बड़े सशक्त उनके कथानक होते थे। चाहे जो बकरी, आपने सर्वेश्वर दयाल जी की बात की। अब मैं आपको थोड़ा सा, जो तैयारियां होती थी उसमें क्या अभिनय की बारीकियां आपकी पकड़ में अपने अन्य सह कलाकारों को देखकर आती थी, और एक नशा सा होता है अभिनय का। नशा यानी मान लो सुबह भी हमारी रिहर्सल से ही शुरू होती थी, रात भर रिहर्सल करते थे। और मैं तो छोटा बच्चा था, तो मेरे हम साथी जो कलाकार थे वो सब मेरे पापा मदर की उम्र के थे, और उन जमाने के गुजरात के बहुत बड़े पॉपुलर लेजेंड एक्टर की जिनकी आंखें बोलती थी, उनका चेहरा मोहरा, उनका एक एक क्या बोलते जिस्म का टुकड़ा बोलता था। उन्हें कभी डायलॉग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वैसे कलाकारों के साथ मैंने काम किया। क्या बात है। उसमें से कई लोग तो अभी
इस दुनिया में नहीं रहे, जी। मगर जो भी है उसमें से कई लोग हैं जो आज इतने बड़े मुकाम पे है कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। जैसे गोपी देसाई है जी, नसीरुद्दीन शाह है, अनुपम खेर है, मोहन गोखले है, हमारे गुजरात के बाकी स्नेहल लाखिया वगैरह बहुत सारे ऐसा कलाकार हैं जो अभी कोई है कोई नहीं है। अच्छा, वैसे जतिन जी का जो यहाँ का यानी अमेरिका का सफ़र है वो भी 25 साल से ऊपर हो चुका है, फिर भी जैसे कहते हैं कि साइकिल चलाने वाला साइकिल चलाना कभी नहीं भूलता है। तो अभिनय की जो बारीकियाँ हैं, खास करके जब आप ऐसे अभिनेताओं के साथ होते हैं जिनके लिए आप कहते हैं कि बिना संवाद के उनकी आंख बोलती थी, उनका रुआं रुआं बोलता था, तो जिस तरह अपने पात्र में प्रवेश करते होंगे, आप उनको देखकर पूछकर कुछ सीखे होंगे और कुछ ऐसे संवाद होंगे जो आप घर जाते होंगे तब भी उनको बार बार दोहराते रहते होंगे। यस, जैसे बकरी के गाने आज भी मैं भूला नहीं हूँ। बोलिए। जैसे बकरी ने सुखबर के बन से मशक बिचारी, यानी पूरा बकरी पता को नहीं क्या पता था मशक बन के रहेगी। यस यस ऐसा कुछ आगे था। फिर दुलारी बाई के गाने हैं, फिर ढोलीडा के गाने हैं, यानी बहुत सारे। फिर तो मैं कॉमर्शियल रंगभूमि में आ गया। अच्छा, अब ये बताइए कॉमर्शियल रंगभूमि का क्या मतलब हुआ? कॉमर्शियल रंगभूमि में ये था कि पब्लिक को क्या चाहिए वो हम पिरसते थे उनको। उसमें कभी कभी स्क्रिप्ट से बाहर जाके भी कभी कोई ऑडियंस ऐसा मिल गया तो स्क्रिप्ट के बाहर जाके भी हम लोग उनको मनोरंजन कॉमेडी देते थे या कॉमेडी करते थे और इंस्टेंट हो जाता था। उसमें कोई ऐसा नहीं था रिस्ट्रिक्शन कि यही करना है यही करना है। जबकि जो एमेच्योर थिएटर में किया, जैसे बकरी, दुलारी बाई, सुमन लाल टीटवे, मनसुख लाल मजेठिया, तो सब ड्रामा में क्या था कि हमारे जो डायरेक्टर थे उनकी एक रूपरेखा होती थी, एक कैरेक्टर उनके दिमाग में जो होता था उसके हिसाब से ही हमें काम करना पड़ता था। जबकि कॉमर्शियल रंगभूमि में मेरे नॉलेज के हिसाब है कि ऑडियंस ही हमारा परमात्मा होता है। कभी मान लो ऑडियंस कुछ ऐसा आ गया, तूफानी ऑडियंस, तो उसके बारे में हम लोग वो डायलॉग को ऐसे कन्वर्ट भी करते हैं। ये जो बात जतिन जी कह रहे हैं और जो हम एक स्टैंड अप कॉमेडियन की बात करते हैं, ये तो समझ ऐसा लग रहा है कि कोई कलेक्टिव स्टैंड अप कॉमेडियन स्टेज पे आ गए हों। वो अलग अलग पात्रों के रूप में हैं, लेकिन दर्शकों के भाव तरंगों के साथ जुड़ के वो अपने संवादों में कुछ और भी संवाद जोड़ देते थे। यस यस यस, डेफिनेटली। जैसे कि हम लोग, मैंने करीबन 22 कंट्री आई ट्रैवल एज एक्टर एंड डायरेक्टर, तो सब जगह जहाँ जाते ये देखिए छोटी सी बात नहीं है, ये एक नाटक करना भी अपने आप में बड़ी बात होती है। भारत के एक शहर से दूसरे शहर में जाके नाटक लेकर जाना भी बड़ी बात होती है। और ये 22 देशों में नाटक लेके बहैसियत अभिनेता, बहैसियत निर्देशक गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपका तालियां बजाकर अभिनंदन करते हुए, आपको याद है कौन कौन से देशों में गए, कौन सा नाटक था? हम लोग गए थे सबसे पहली मेरी परदेश की टूर थी अफ्रीका में। उसमें टांजानिया, केनिया, वो सब जगह कई छोटे छोटे देश ऐसे होते थे जहाँ कोई पासपोर्ट भी चेक नहीं करता था। वो 10 शिलिंग, तो दर्शक कैसे आते थे वहाँ पे? हमारा जो स्पॉन्सर था वहाँ का, उसके करीबन 70 थिएटर्स थे वहाँ पे। अच्छा। तो हमारा मान लो हर डे शो होता था और उसका पूरा एक इंडियन कम्युनिटी रहता था। और उस टाइम पे शायद इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं थी, तो सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते थे। ये कौन सी ईयर्स की बात कर रहे हैं हम? 90s? 93 या मेरा सबसे पहला टूर 93, और 93 से तो मान लो मैंने अब्रॉड के ही शो किए। 93 में मैं अफ्रीका गया, 94 में गल्फ कंट्री में गया। तो जतिन भाई, हमारे साथ ये दोनों अनुभव आप साझा करें, एक तो नाटक करना और एक टीवी सीरियल करना। टीवी सीरियल से आपको काफ़ी वाइडर रिकग्निशन मिल जाता है, yes. लेकिन लेकिन नाटक करके खास संतोष मिलता है। क्या अंतर रहता था? जैसे मान लो कि टीवी सीरियल से संतोष में फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो, आपका मनपसंद का मेन्यू में से आप ऑर्डर करते हो, खा लेते हो। और ड्रामा एक ऐसा है जो माँ ने अपने हाथ से बनाई हुई रोटी हमें खिलाती है, और उसकी कंपैरिजन टीवी सीरियल से नहीं हो सकती है।
और उस जमाने में टीवी था नहीं, एक सिर्फ दूरदर्शन ही था। हाँ। और मेरा अमेरिका रुक जाने की वजह भी यही थी, क्योंकि उस टाइम पे कलाकारों को इतना पैसा नहीं मिलता था जितना आज लोग कमा रहे। खैर मैं काफ़ी अच्छा कमा लेता था उस दिनों में भी, मगर उतना नहीं था। अच्छा, आपके जो प्रमुख भूमिकाएं जिसमें आपको बहुत अधिक आनंद आया हो, जो किरदार आपके साथ अभी भी कहीं ना कहीं होंगे कि हाँ मज़ा आया था, तो ऐसा कौन सा किरदार था? ऐसे मेरी लाइफ में 2-3 किरदार है। एक तो मैंने साक्षरता अभियान नाम का गुजरात में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, गुजरात विद्यापीठ ने शुरू किया था। उस पे मैंने बहुत सारे स्किट लिखी, स्क्रीन प्ले लिखे, ड्रामा लिखा, और उसी में मैं एक रोल कर रहा था, मथुर दास करके। उसका कोई संवाद याद है क्या? उसका संवाद में तो क्या है कि वो मथुर दास एक बहुत अनपढ़ आदमी है। अभी कई लोग उसके घर पे आके उसको यही सिखाते हैं कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाओ। और हर बार मैं यही बोलता था कि भाई मैं 40-45 का तो हो गया, मैं अभी पढ़ लिख के मैं क्या करूँगा। तो सब लोग मुझे बार बार ये बोलते थे कि आपको कहीं जाना है तो आपको बस स्टॉप पे जाओगे, तो आपको बस में मान लो अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है तो आप कैसे बस में बैठोगे। मैंने बोला बगल में जो खड़ा होगा वो टाइटल पढ़ के जाएगा, हम उसको पूछ के चढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार का था। तो बड़ी बारीकियां जो होती हैं स्थिति के साथ जुड़ी हुई, संदर्भ के साथ जुड़ी हुई, उनको पकड़ने वाली जो एक पारखी नज़र है वो जतिन भाई के पास है। और एक सफल अभिनेता निर्देशक के अलावा लेखक भी आप रहे हैं। 22 देशों में नाटक के साथ घूमना बहुत कुछ सिखाता होगा, जो विश्व भ्रमण करके तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अब नेतृत्व कर रहे हैं तो भी उनका जो अनुभव है लोगों से मिलकर सीखते हैं, देखते हैं। तो आपने क्या सीखा इन यात्राओं से? मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ, यानी आज भी सीख रहा हूँ। आज दुकान में जब खड़ा रहता हूँ कई लोग आते हैं, दिन के हज़ारों लोग आते हैं, उसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीख देके जाता है। और मेरा एक नेचर है कि मैं ऑल द टाइम आई ट्राई टू लर्न समथिंग। और ये कभी कभी फ़ोन भी सिखा देता है कि पहले बंद कर दें शुरू करने के पहले। और नटखट होते हैं फ़ोन जो है, ऐसे समय में ज़रूर बजते हैं जब उनको नहीं बजना चाहिए। पर बहरहाल व्यस्तता सबके जीवन में है, और आपने व्यस्तता जो इनकी दुकान पर से मेरे साथ आए, हम लोग यहाँ हीरोज़ वॉक है जो वर्जीनिया बीच में, इसका भी एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें ईरान और यूएसए की सामरिक जो एक सहायता आपसी रही थी, और भी बहुत सारी बातें। और अभी भी ये जो हीरोज़ वॉक में इन बातों को जानते हुए मुझे तात्कालिक स्थितियाँ हैं जो वो भी याद आ रही थी। तो जो नाटक होता है वो हमें हमारे आसपास के समाज के परिवेश से तो जोड़ता ही, उसका एक ऐतिहासिक उसकी पृष्ठभूमि भी रहती है। जैसे आप इन देशों में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे भारतीय लोगों ने अपना क्या स्थान बनाया है उसका भी पता लगता था। ओह माय गुडनेस, जैसे मैंने ये चिट्ठी यानी साक्षरता अभियान वाला ड्रामा किया था, वो लेके मैं अफ्रीका गया, वो लेके मैं गल्फ में गया, वो ही लेके मैं अमेरिका में घूमा। अभी अमेरिका तो कितना 100% साक्षर है, यहाँ कोई अनएजुकेटेड तो मिलेगा नहीं। उसमें भी मैंने हमारी मेहनत करके उन लोग को हंसाया। और हद की बात तो ये होती है कि यहाँ जो दूर अपने इंडियन सारे लोग रहते हैं, मगर जब एक दूसरे नए इंडियन को या नए आदमी को देखते हैं तो ऐसा वो भूल जाते कि कौन से प्रदेश से है, कि राजस्थान से है, मद्रास से है, गुजरात से है, मगर भारतीय वो उनकी आंखों में जो चमक दिखती है। जो जैसे हम लोग कई गैस स्टेशनों पे गए, कई स्टोरों में गए, तो वो लोग इंडियन थे, तो हम लोग कुछ लेके पैसा देने जाते थे तो वो लोग हमें बोलते थे यार अपने बंदे यहाँ कहाँ हैं, वो पैसे नहीं लेते थे। दूसरी बात कि मैं जब भी गया, उस टाइम पे फ़ोन इतना था नहीं, मोबाइल तो थे ही नहीं, फिर भी हम लोग जब
कहीं भी जाते थे तो हमारा स्वागत जैसे कोई बारात आई है, ऐसे सब लोग 15-20 लोग जहाँ के प्रतिष्ठित लोग होते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो लेके हमें एयरपोर्ट लेने आते थे। फिर होटल में सब साथ में लंच करते थे, डिनर करते थे। फिर जो साइड सीन होते थे वो बोला ड्रामा बाद में करना यार, पहले साइड सीन देखो, आप लोग कहाँ आओगे। ये बातें फिर जब ड्रामा ख़त्म हो जाता था उसके बाद में हम लोग जब दूसरे दिन कहीं और जाते थे तो जैसे कन्या विदाई जैसा सीन होता था। क्या बात। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये सारे कैरेक्टर हमारे घर के कैरेक्टर हैं। कोई मुझे चाचा गिनता था, कोई मामू गिनता था, कोई भाई गिनता था। तो ये जो एक संबंध बनना है, आत्मीयता होना है, इतना प्रेम दर्शकों से प्राप्त करना है, एक बहुत बड़ी पूंजी होती है कलाकार के लिए। और जो नेचुरल एक्सटेंशन होता आपकी स्थिति में, अगर आप नाटक से टेलीविज़न सीरियल्स में गए तो कहीं ना कहीं होता है कि वे फिल्मों में जाएं। आपके साथ वाले गए भी, जैसा साथ वाले कहीं वो आपके आसपास थे उस वक्त, अनुपम खेर हुए, नसीरुद्दीन शाह हुए और कई लोग। आपने ऐसा कभी सोचा नहीं गुजराती फिल्में भी बनती थी? नहीं, मैं ऐसा तो एक्चुअली NSD में जाने वाला था, मगर उसमें क्या हुआ कि माय फादर वाज पास अवे इन 1982 अच्छा इन एक्सीडेंट जी। सो 4 तारीख को मुझे बम्बई जाके ज्वाइन करना था। और ये सब लोग, ये नसीरुद्दीन, स्मिता पाटिल, ये सब लोग आफ्टर ग्रेजुएशन ज्वाइन कर रहे थे और मैं आफ्टर हायर सेकेंडरी बेस पे ज्वाइन कर रहा था। और उसका रीज़न एक ही था कि मैंने बहुत सारे प्ले किए थे एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। अच्छा। और उन ज़मानों में जैसे जसवंत ठाकर का एक बहुत बड़ा नाम था, जो मेरे गुरु, आज भी बहुत बड़ा नाम है उनका एक सर्टिफिकेट था। फिर निमेश देसाई का बहुत बड़ा नाम था, तो उनका कोरस का भी मेरा 7 साल का अनुभव था। तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट थे, उस बेस पे मुझे एडमिशन मिल रहा था, मगर आपको अनुमति नहीं दी। तो ये एक कलाकार जब यहाँ पर दुकान में कुछ वस्त्र या अन्य पदार्थ बेच रहे होते हैं तो उनको पता नहीं होता है, जो खरीदने वाले होते हैं, कि ये इतनी प्रतिभा का धनी मनुष्य है जो उनके साथ व्यवहार कर रहा है। तो आपको कभी वो अंदर की जो छटपटाहट रही होगी कि मेरा जो ये वाला एक भाव है, मेरी जो प्रतिभा है वो प्रकट होनी चाहिए, उसके लिए आप कुछ करते रहे। पर पहले बताइए निर्णय कैसे हुआ कि अमेरिका में इस रूप में आप सक्रिय हो जाएं, व्यवसाय करें? नहीं, उसमें क्या था कि आई एम बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो इकोनॉमिकली कंडीशन हमारी कोई ऐसी नहीं थी कि हम किसी को हेल्प कर सके। मान लो कि मेरी बहन है या मेरा कज़िन है या कोई भी है, रिश्तेदार है, कोई जान पहचान वाला है, ही इज़ रियली नीड सम मनी, तो वो हम लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी भी कोई इनकी इतनी सारी इनकम नहीं थी। जी। तो मैंने सोचा कि अगर अमेरिका में रुक जाऊंगा तो उन दिनों तो 1 का 35 था, अभी तो मान लो 1 का 86 होगा जी। तो कई लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। जैसे एक कोविड काल में बहुत सारा ऐसा समय आया हुआ कि कई कलाकारों को काम नहीं था, खाने के लिए कुछ घर में नहीं था, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं थे। तो उन दिनों में भी अगर किसी ने कुछ डिमांड किया, नहीं भी किया, फिर भी मुझे पता चला कि ये कलाकार है, ये सिर्फ रंगभूमि ऊपर ही जिंदा रहता है, तो उन लोगों को मैं हेल्प कर सका। और उसमें जो मुझे खुशी मिलती है वो शायद मैं स्टेज करता, टीवी करता, उससे ज़्यादा मिलती है। तो देखिए 2 तरह के संतोष है, एक तो सरस्वती माता की कृपा है, जो कला है उसका विकास हो, दूसरा लक्ष्मी मैया की कृपा है, आप संसाधन संपन्न है, किसी की मदद कर सके। जतिन भाई ने दोनों रंग देखे हैं जीवन के, पर जो रंग आपने अमेरिका में रहते हुए यहाँ पर देखा है, आप समानांतर कुछ करते रहे अपने कला को। मैंने यहाँ हमारे यहाँ लोकल हिंदू टेम्पल है, तो बिगिनिंग में मैंने कुछ वहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी किया, कुछ स्किट किया, मगर अभी क्या होता है एक इंटरनेशनल लेवल पर जब आप काम करते हो तो उसके बाद में आपको हाई स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल में उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो
ऐसा लगेगा कि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग बिलो द बेल्ट। और अभी टीवी में इतने सारे कॉमेडी शो आने लग गए कि आज कोई भी जोक आप बोलो तो 10 में से 3 लोगों ने तो व्हाट्सएप पे पढ़ लिए होंगे। तो सोशल मीडिया का फ़ायदा सब चीज़ें पहुंचने के साथ साथ जो इस तरह की बातें हैं वो भी पहुंच जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मेरी जवानी में या मैंने जो अपने जोक बनाए थे वो आज भी लोग मुझे व्हाट्सएप पे एक आधा भेजिए, आप सुनाइए, सुना हुआ सही। हाँ। जैसे गुजराती में है तो मैं अपनी बीबी पे ज़्यादा जोक बोलता था। हाँ, सुरेंद्र शर्मा ये क्योंकि करते और किसी की भी बीबी तो नहीं बोल सकते हैं। बोल तो सकते हैं, तो बाकी आगे खतरा हो सकता है। तो जैसे मेरी बीवी मेरी शादी करके लाया तो एक मेरा खुद का बनाया हुआ जोक है। ऐसे तो काफ़ी सारे जोक थे। तो पहले दिन घर पे गया तो पूछा भाई खाने में क्या बनाया है, सब्जी क्या बनाई है। तो बोलता है गोभी का फूल की सब्जी बनाई है। नहीं, उसने बोला फ्लावर का। फिर दूसरे दिन बोला किसकी सब्जी, तो बोलता है बैंगन। दूसरे दिन बैंगन, तीसरे दिन बैंगन, चौथे दिन बैंगन। तो 5वें दिन मैं बाजार में जाके गोभी का फूल ला के घर में रखा और खाने के टाइम पे बीबी को पूछा कि भाई क्या सब्जी बनाई है, तो उसने वही बोला बैंगन। तो मेरी खोपड़ी सनक गई। मैंने बोला तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती थी इसलिए मैं जाके बाजार से गोभी का फूल ला के रखा, फिर भी आपने बैंगन ही बनाए। तो बोलता आप जो लाए तो उसका सब्जी बनाना था। मैंने बोला नहीं सर में पटकना था। तो बोलता मैंने तो उसके पत्ते निकालना शुरू किया मगर सब्जी बने ऐसा तो कुछ अंदर से निकला ही नहीं। तो ऐसी छोटी मोटी बातें हैं मगर ये मेरी मदर लैंग्वेज गुजराती है। बात से मुझे भी एक ऐसा इसके जैसे समझिए भाई बहन जैसे जोक होता है ना वो याद आया। वो क्या था, एक दोस्त दूसरे दोस्त के सामने अपनी चिंता व्यक्त कर रहा था कि यार समझ में नहीं आता क्या बात है, क्या हुआ। कहता है कि यार मेरी बीवी ना रोज़ 500 रुपये मांगती है। कहता हाँ यार तू एक सप्ताह पहले भी कह रहा था कि उसने 500 रुपये मांगे, कि हाँ उसके बाद हर एक दिन उसने 500 रुपये मांगे और अभी आज फिर 500 रुपये मांग लिए। तो उसने यार रोज़ 500-500 मांगती है, बता तो करती क्या है वो। तो कहते पता नहीं यार मैंने दिए थोड़ी हैं। क्यों? तो ऐसे पति पत्नी के संवाद के मध्य से ऐसे हास्य की धाराएं बहती रहती हैं। पर हम जब समापन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ की जो आपकी यात्रा रही उसमें आपने कुछ प्रोडक्शन कंपनी अपनी बनाई? नहीं, ऐसा सोचा था पहले मगर वो मैं कर नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वर्जीनिया बीच में बहुत छोटी कम्युनिटी थी उन दिनों में और उसमें से 99% लोग बिजनेस ओनर थे या कोई अच्छी पोजीशन पे पढ़े लिखे लोग ही थे। 30-35 साल से सेटल हुए, कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आया, कोई बिजनेस के लिए आया। तो ऐसा कोई किसी के पास समर में टाइम नहीं था और विंटर में सारे के सारे लोग यहाँ से वर्जीनिया बीच में लोग इंडिया चले जाते थे। अच्छा, जो भारत से विशेष करके गुजराती नाटक लेकर आते हैं समूह, उनके साथ आप संपर्क में रहे हैं? वो यहाँ आज भी सभी से मेरा कांटेक्ट है। सभी जो भी यहाँ अमेरिका में आता है तो दे कॉल मी एंड आई कॉल देम। और वहाँ पर गुजरात में हमारी जो टेलीफोन डायरेक्टरी वगैरह जो भी कुछ होता है आर्टिस्टों के लिए जो भी कुछ होता है उसमें आई स्पॉन्सर ऑल द टाइम। तो अब समापन की तरफ बढ़ते बढ़ते देखते हैं कि भारत पिछले 20-30 साल में जो बदला है उसमें विशेष करके जब आप रंगमंच और गुजराती फिल्मों की तरफ देखते हैं तो क्या बदलाव आपको लगता है? पहले से प्रोडक्शंस अधिक हुए हैं? बहुत अधिक हुए। पहले देखो हम लोग, मैं जब इंडिया में था तो गिनती के थिएटर्स थे और वो भी थिएटर कभी वीकेंड में तो हमें मिलते नहीं थे। उसके लिए हमें फाइट करनी पड़ती थी, झंडे लेके खड़ा रहना पड़ता था। फिर बम्बई वाले आके वीकेंड में पैसे लूट के चले जाते थे। मगर उन दिनों में जैसे कि निमेश देसाई, उन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च करके भी टिकट शो किए, थिएटर में किए। ऐसे नहीं कि भाई विजुअल आर्ट सेंटर में ही करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर थे उन दिनों में कि जो टिकट शो करते थे। और अभी क्या हो गया है कि अभी इतने अहमदाबाद में थिएटर है कि पता नहीं करीबन
15-20 से तो ज़्यादा हो गई, ठीक है। और वो भी आज भी आप कुछ बुक करने जाते हो या किसके लिए जाते हो तो वो आपको मिलेगा नहीं 2-3 महीने पहले, क्या बात है। क्योंकि उतनी एक्टिविटी चल रही है, एवरी डे देयर इज़ समथिंग हैपन। जबकि बहुत बड़ी क्लबें भी है वहाँ पर, वो सारे क्लबों में एंटरटेनमेंट चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ, आइदर म्यूजिकल, आइदर ड्रामा, आइदर हिंदी प्ले, गुजराती प्ले। तो ये मुझे लगता है कि बड़ा प्रसन्नता की बात है और ये उत्साहवर्धन करने वाली बात है कि नाटकों की तरफ, कलाओं की तरफ इतना अधिक ध्यान है जो बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारा धन्यवाद जतिन जोशी जी का। करने से पहले मैं उनको एक तो मुबारकबाद दे रहा हूँ, इतनी सफल यात्रा जो उनकी रसमयता के साथ विविधता वाली रही, जिसमें संघर्ष भी रहे तो सफलता भी रही और एक सातत्य रहा उनका, और एक जो करुणा का भाव सहज होता है कलाकार के भीतर वो उनके भीतर जागृत रहा। अमेरिका आके वर्जीनिया बीच में हमने कुछ रंग हमारे पीछे भी आपने देखे होंगे चलते फिरते हीरोज वॉक पे। तो जतिन जी को बहुत सारी मंगल कामनाएं करते हुए आभार है आपका। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू। जतिन जोशी जी के साथ मुलाकात, उनका धन्यवाद। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार। नमस्कार।